नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महान एथलीट मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक किया व्यक्त। परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश राय खन्ना की पुस्तक माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 का किया विमोचन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को बांटी राशन किट। शिमला की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने परिवार सहित शिमला पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मिल्खा सिंह का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल्खा सिंह ने एशियन खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते थे और वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर लंबी दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह का एथलेटिक्स और फिटनेस के प्रति जुनून न केवल युवाओं के लिए बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मिल्खा सिंह अपने आप में एक खेल जगत में बड़ा नाम था और भारत का नाम उनने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार नहीं अनेक इवेंट्स के माध्यम से खासतौर से जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हिमाचल को अपने प्रदेश को जो पहचान देने की थी उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनके दुखद मृत्यु की खबर स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए पीड़ा देती है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनका नाम खेल जगत में हमेशा के लिए जो है वो अमर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए देश को खेल जगत में एक अलग पहचान देने के लिए जो काम किया उसको सदैव हम याद करते रहेंगे और उनकी दुखद मृत्यु से स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी क्षति इस राष्ट्र को हुई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश राय खन्ना, जो प्रदेश भाजपा प्रभारी भी हैं, की पुस्तक माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। पुस्तक में लेखक द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों को स्थान दिया गया है। कोरोना काल में संवेदनशील समाधान, अनुभव, कोरोना योद्धाओं का सम्मान, कोविड से संघर्ष और प्रेरणा के माध्यम से विचार साझा किए गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल भाजपा प्रभारी डॉक्टर अविनाश राय खन्ना की पुस्तक माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किया। पुस्तक में पथ प्रदर्शक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना युद्ध के विश्व योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए ठोस प्रयास किए और स्वयं कोविड-19 रोग से प्रभावित होने पर किस प्रकार उभरे, इसका प्रेरणादायक अनुभव साझा किया है। डॉक्टर खन्ना पंजाब मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य एवं पूर्व सांसद राज्यसभा व लोकसभा रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने डॉक्टर अविनाश राय खन्ना के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह पुस्तक सही मायने में प्रेरणादायक है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में मुश्किलों का सामना करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास जीवन में कैसे महत्व रखते हैं और धैर्य से हम कैसे मुश्किल चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, यह पुस्तक के माध्यम से बताया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री पवन राणा, भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल और राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
ऑनरेबल गवर्नर साहब से मिलने आए थे। मैंने एक किताब लिखी है जो कोरोना में, मैं खुद उसका पेशेंट रहा हूँ और मेरे उसमें क्या एक्सपीरियंस रहे कोरोना के पीरियड के दौरान, क्या सेवा की, क्या क्या काम किए, उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में ये किताब को तैयार किया था। तो माननीय गवर्नर साहब, सीएम साहब, भारद्वाज जी, अध्यक्ष जी, इस सब लोगों ने मिलकर, त्रिलोक जी, इसको आज रिलीज़ किया है ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी मिले कि कौन कौन से काम एक व्यक्ति के रूप में, एक संगठन के रूप में और एक सरकार के रूप में हम लोगों ने कोरोना में की। तो उसके लिए आज बुक रिलीज का कार्यक्रम था। इसका पीरियड आपके हाथ में है, पब्लिक के हाथ में, दूसरा परमात्मा के हाथ में है। उसको प्री और पोस्ट कोरोना हम बोलते हैं। प्री कोरोना में जो आप सब ने और हम सब ने जो मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंस रखकर, बार बार हाथ धोकर, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर हम जीते हैं तो कोरोना से हम बच सकते हैं। दूसरा, फिर जब बंदा कोरोना का पेशेंट बन जाता है, इफेक्ट हो जाता है, तो आपने देखा कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सब ने फेस की हैं और सरकारों के ऊपर, एनजीओज़ के ऊपर कितना बड़ा बर्डन उस लड़ाई को लड़ने के लिए रहा है। लेकिन अभी परमात्मा की दया से, सरकार की एफर्ट से, लोगों के सहयोग से कोरोना जो है वो फिर एक बार नीचे आया है। डेथ रेट भी कम हुआ है, कोरोना के पेशेंट भी कम हुए हैं। और मैं आपके द्वारा सभी देखने वालों को निवेदन करूंगा कि पिछली तरह आप इसको लाइट में ना लें, अपने प्रिकॉशन जरूर रखें। अगर प्रिकॉशन रखोगे, आप बचोगे, परिवार को बचाओगे और समाज को बचाओगे। ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकने के लिए अब कुल्लू पुलिस सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है। कुल्लू पुलिस ने एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर जारी किया है जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो को काफी लोग शेयर भी कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है, जिसके लिए कुल्लू साइबर सेल बेहतरीन कार्य कर रहा है। साइबर क्राइम बचाव जागरूकता वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई गई है। जिला कुल्लू में पुलिस द्वारा साइबर सेल के पर्यवेक्षण में ऑनलाइन ठगी के मामलों की जांच के लिए 2 एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। साइबर सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील संख्यान के नेतृत्व में टीम ने 85 लाख के सबसे बड़े फ्रॉड मामले में 4 लोगों को गुजरात, राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 25 लाख, 18.5 लाख, 15 लाख, 10.5 लाख व 10,62,000 रुपए सहित ऐसे कई मामलों की ठगी को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 20 से ज्यादा लोगों के साथ फेक सिम कार्ड इस्तेमाल कर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भी भंडाफोड़ किया है। साइबर सेल ने अभी तक 200 से अधिक गुम हुए मोबाइल फोन भी रिकवर किए हैं। गौर रहे कि कुल्लू साइबर सेल मर्डर, किडनैपिंग, चोरी, सेंधमारी व धोखाधड़ी के मामलों में आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेल ने ड्रग्स के मामलों में 22 अफ्रीकन नागरिकों को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। 2019 से लेकर अभी तक 85 लाख की धनराशि रिकवर करने के अलावा 40 ऐसे बड़े मामलों को सुलझाया गया है। कुल्लू पुलिस ने साइबर अपराध की जानकारी के लिए एक वीडियो जारी किया है जिसमें कई तरह से साइबर फ्रॉड्स होने वाले जो मेथड्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से कई सारे तरीके जिसमें फ्रॉडस्टर्स विक्टिम से ओटीपी पूछता है या फिर कई बार फ्रॉडस्टर जो है अपने आप को फ्रॉडस्टर बताकर ही बोलता है कि सारा अकाउंट जो है खाली कर दिया है, जिससे विक्टिम को ये विश्वास हो जाए कि उसका पैसा जा चुका है और अपना ही पैसा क्लेम करने के लिए विक्टिम किसी तरीके से ओटीपी उसको बता दे। ज़्यादातर केसेस में ओटीपी बताने से विक्टिम्स के साथ फ्रॉड हो रहा है। जिन केसेस में ओटीपी नहीं बताया गया उनमें बहुत ज़्यादा केसेस में विक्टिम्स के साथ फ्रॉड नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरह से कई सारे तरीके जो है वीडियो में बताए गए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके कि साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए भी साइबर फ्रॉड्स ने विक्टिम्स से ओटीपी लेकर उनके अकाउंट्स में फ्रॉड किया। इसके साथ ही कुल्लू पुलिस की साइबर सेल ने पिछले 2 वर्षों में 40 से ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स को कई राज्यों से गिरफ्तार किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली भी शामिल हैं। इन सभी जगह से उन्होंने एसआईटी के माध्यम से भी लोगों को गिरफ्तार किया और 50 लाख से ज़्यादा की फ्रॉड राशि और कई सारे आर्टिकल्स को बरामद भी किया।
इसमें वर्ष 2019 में सबसे पहली एसआईटी बनाई गई थी जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके कई सारे ऑब्जेक्शनेबल और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन्होंने बरामद किए। इसके बाद वर्ष 2020 में एक और एसआईटी बनाई गई जिसने 55 दिनों तक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहकर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे फ्रॉड की राशि भी बरामद की। इसके अलावा जो इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव्स, फेक आईडी कार्ड्स, फेक बैंक अकाउंट्स एंड फेक पासबुक इत्यादि को भी रिकवर किया। साइबर सेल ने कई बड़े केसों को पिछले 2 सालों में सुलझाया है। इनमें सबसे बड़ा फ्रॉड का केस एक 85 लाख रुपए का केस था जो 2019 में मई में हुआ था। इसमें विक्टिम के साथ बिजनेस प्रोजेक्ट लगाने के बहाने से फ्रॉडस्टर ने 85 लाख रुपए विक्टिम से हड़प कर लिए थे। इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिनको राजस्थान और गुजरात से पकड़कर लाया गया था। कुछ फ्रॉड की राशि इसमें जो है विक्टिम्स के अकाउंट में पाई गई थी जिसको फ्रीज करके विक्टिम्स को वापस कराया गया था। इसी तरह से कुल्लू की एक महिला के साथ फेसबुक पर एक फ्रॉडस्टर ने दोस्ती करके गिफ्ट पार्सल भेजने के बहाने से 25 लाख रुपए का फ्रॉड किया। इसमें 3 आरोपियों को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। कुल्लू में एक विक्टिम से धोखे से ओटीपी पूछकर 18,25,000 रुपए की साइबर फ्रॉड जो किया गया, जिसमें फ्रॉडस्टर ने इस पैसे को एफडी में जमा कर दिया। विक्टिम द्वारा ओटीपी बताए जाने के बावजूद भी कुल्लू पुलिस की साइबर सेल ने इस पूरी अमाउंट को तुरंत जो है विक्टिम को रिकवर करवा दिया गया। पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में 31 अगस्त से पहले विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 19 जून को विशेष कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने वालों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विदेश यात्रा करने वालों को कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगवाने के लिए 84 दिनों के तय अंतराल को घटाकर 28 दिन किया गया है। उन्होंने विदेश यात्रा पर जाने वालों से आग्रह किया है कि सभी लाभार्थी 19 जून को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय आकर टीकाकरण के लिए प्रार्थना पत्र के साथ अपनी विदेश यात्रा से संबंधित दस्तावेज जमा करवाएं। टीकाकरण के लिए यहाँ पे ऊना पे आज स्पेशल कैंप लगाया है हिमाचल सरकार ने, जिससे मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो विदेश जाने वाले हैं उनके लिए ये बहुत रात का काम किया है। तो मैं 15 दिसंबर को कुवैत से छुट्टी आया था और कोरोना महामारी के कारण हम यहाँ पे फंस गए थे और अभी मैंने सेकंड डोज ले ली है और मैं अभी विदेश में जा सकता हूँ। मैंने फर्स्ट डोज थी वो 7 मई को ली थी, अब मैं आज सेकंड डोज लिया और मैं इसलिए इस कैंप के लिए हिमाचल गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका सैनी है। मैं जनरल डेंटिस्ट हूँ। मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया था अपना प्लेसमेंट के लिए। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था फरवरी में। उसके बाद मार्च में मैंने दुबई जाना था, बट फ़्लाइट सस्पेंशन की वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ और अभी तक इधर ही हूँ। उसके बाद मई में मुझे फ़र्स्ट डोज़ ऑफ वैक्सीन लगा था। आज मेरा सेकंड डोज़ भी कंप्लीट हो गया है विदिन 48 डेज़ के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज कैंपेन लगवाया हमारे यहाँ पे RH हॉस्पिटल ऊना में। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ गवर्नमेंट की। विशेष रूप से CM जयराम ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये जो सरकार ने अभी स्टडी वीज़ा वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने जॉब पे जाना है, जिन्होंने अपने काम पे वापस जाना है, किसी भी तरह से यहाँ पे फंसे हुए हैं और हमें एक्सेप्ट नहीं करी है बाहर की कोई भी कंट्री बिना वैक्सीनेशन के, जब तक आपको सेकेंड डोज नहीं लगी हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम ये किया है गवर्नमेंट ने। बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत धन्यवाद हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं आज हम। मेरा आज वैक्सीनेशन का नंबर लगा था और मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम में मेरी रजिस्ट्रेशन भी हो गई और बड़ा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी हमारे स्टाफ, नर्सिस वगैरह है, डॉक्टर है, तो बड़ा अच्छा अटेंड किया इन्होंने। और वैक्सीनेशन लगवा के एक अंदर से बड़ा प्राउड सा फील हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और वैक्सीनेशन से भी बिल्कुल भी घबराहट नहीं, कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे स्टाफ का, नर्स का और डॉक्टर साहब जो भी हमारे यहाँ पे ड्यूटी पर है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ हमारी सरकार का, जिन्होंने टाइम पर हमारे जितने भी
जो भी हमारे मतलब कि जितनी भी डिजीज़ वगैरह हुई है उनको अच्छी तरह से रिकवर करने के लिए पूरा सहयोग दिया है। हमारी जो पब्लिक है उन्होंने भी पूरा साथ दिया है, चाहे कोई भी हो, पोलियो हो, एनीवेज जो भी हमारी ऐसी डिजीज़ है जो वायरस हो गया, जिस तरह से अभी कोरोना का चल रहा है, यू नो वेरी वेल कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से गेट टुगेदर करना बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और जिसकी वजह से हमारा जो है जितना हम अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट रखेंगे एक दूसरे से उतना हम इससे बचेंगे। तो मैं आशा करती हूँ सारी पब्लिक से, ऑल इंडिया हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक से कि घर घर जाकर एक दूसरे को अपने साथ लेके आएँ, बुज़ुर्गों को भी कि वैक्सीनेशन लगवाएं, इवन कि बच्चों की भी केयर करें। जब भी बच्चों का टाइम आएगा तो प्लीज़ अपने बच्चों की भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन में बंद पड़ी ओपीडी सेवाएं अब एक बार फिर शुरू हो गई हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद अस्पताल को डिनोटिफाई किया गया है। देसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि अब कोविड रोगियों के साथ साथ यहां अन्य रोगियों का भी इलाज हो सकेगा। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि मई माह में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने नाहन मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया था, जिसे अब डिनोटिफाई कर दिया है, जिसके बाद अस्पताल में बंद पड़ी ओपीडी सेवाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अब कोविड रोगियों के साथ साथ यहां अन्य रोगियों का भी इलाज हो सकेगा। गौर हो कि पिछले लंबे समय से बंद पड़ी मेडिकल कॉलेज की सामान्य ओपीडी को बहाल करने की मांग लोगों द्वारा की जा रही थी। ओपीडी बंद होने के कारण लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ रहा था, जिससे आम लोगों का भारी भरकम पैसा खर्च हो रहा था। ऐसे में निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज की सामान्य ओपीडी खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मई माह में जिला सिरमौर में कोविड के काफ़ी केसेज आए थे, जो सीएम साहब ने यहाँ पे रिव्यू भी किया था। उन व्यक्तियों को टाइमली हेल्प मिल पाए, उसके लिए वेंटिलेशन की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तब सरकार ने इसको नोटिफाई किया था कोविड हॉस्पिटल रहेगा। सिर्फ इसमें जो कोविड के क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट होगी, या जिनको सारी वाले सिम्टम हैं, सारी वार्ड बनाया गया था, जो इनिशियल सिम्टम आते हैं कोरोना वायरस के, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाएगी। क्योंकि अब जिला सिरमौर में जो कोरोना की स्थिति है काफ़ी ठीक हो गई है और हॉस्पिटल में 5 से 8 लोग ही काफ़ी दिनों से एडमिटेड हैं। तो जिला सिरमौर में रिक्वेस्ट आई थी कि इस हॉस्पिटल को डीनोटिफाई कर दिया जाए। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को, जो कोविड हॉस्पिटल के नाम से नामजद किया गया था, उसको डीनोटिफाई कर दिया है। अब यहाँ पे जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के साथ साथ अन्य जो बीमारियाँ हैं उसके लिए जो ओपीडी या बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी सुचारू रूप से स्टार्ट कर दी जाएंगी। नूरपुर विकास खंड के तहत नवनिर्मित पंचायतें आज दिन तक भवन निर्माण के लिए जमीन नहीं तलाश पाई हैं। पंचायती राज चुनाव के 6 महीने बाद भी नूरपुर ब्लॉक में बनाई गई 8 नई पंचायतें अभी तक पंचायत भवन के लिए जमीन तलाशने में नाकाम रही हैं। हालांकि इन पंचायतों का कार्य फिलवक्त वैकल्पिक भवनों से चलाया जा रहा है। इस बारे में बीओडी रोहित शर्मा ने बताया कि नूरपुर ब्लॉक में 8 नई पंचायतें गठित की गई थी, जिनमें से अभी सिर्फ 2 पंचायतों में ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। अन्य पंचायतों में जमीन तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन पंचायतों में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पंचायत को भूमि देना चाहता है तो वह ब्लॉक में संपर्क कर सकता है। पंचायती राज चुनाव के दौरान नूरपुर ब्लॉक में 8 नई पंचायतों का गठन किया गया था। इन नई पंचायतों के लिए भूमि तलाश कर भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी। पंचायत भवन निर्माण के लिए कम से कम 5 मरले भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तक अधिकतम पंचायतें भूमि तलाश करने में नाकाम रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत जसूर, लोहारपुरा, वासा, ग्योरा, पक्का टियाला और सिम्बली को अभी तक भवन निर्माण के लिए
जमीन नहीं मिली है। इस बारे में बीडीओ रोहित शर्मा ने बताया कि नूरपुर ब्लॉक में 8 नई पंचायतें गठित की गई थी, जिनमें से अभी सिर्फ 2 पंचायतों में ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। अन्य पंचायतों में जमीन तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमि मिलते ही इन पंचायतों को वित्तीय मदद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो इन 8 पंचायतों में वर्तमान में ये स्थिति है कि पंचायत घर जो हैं वो किसी में भी नहीं निर्माण हो पाया है, क्योंकि ज़मीन की उपलब्धता की यहाँ पे समस्या है। सिर्फ 2 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर ज़मीन जो है उपलब्ध हो पाई है पंचायत घर निर्माण के लिए। बाकी जो पंचायतें हैं उनमें कुछ ये कोरोना कर्फ्यू के चलते और कुछ जो है मतलब जो भूमि की जो उपलब्धता है उसमें भी समस्या आ रही है। तो इस चीज़ के लिए अभी जो है वो चुनाव चल रहा है कि कहाँ पर भूमि का जो है मिलेगी और कहाँ पर हम पंचायत घर बना पाएंगे। लेकिन वर्तमान में जितनी भी पंचायतें हैं वो कहीं ना कहीं वैकल्पिक उनकी व्यवस्था की गई है, चाहे वो पंचायत घर तो नहीं, परंतु जो महिला मंडल भवन है, युवक मंडल भवन है या आंगनवाड़ी है या कोई भी जैसे जंजघर है, कोई और जो इस प्रकार की संपत्ति है उसमें वर्तमान में वो पंचायतें चल रही हैं। जैसे ही भूमि का चयन हो जाएगा वैसे ही आगे प्रपोजल भेज दी जाएगी और जो अगर वो डिपार्टमेंट के नाम करवानी है, ज़मीन विभाग के नाम करवानी है तो वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और यदि लोग स्वेच्छा से देते हैं तो उसके बाद इसका केस बनाकर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ताकि जो वित्तीय जो लाभ आने हैं, जो वित्तीय मदद आनी है इनके निर्माण के लिए, वो शीघ्र अतिशीघ्र आ सके। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शिमला की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने अपने परिवार के साथ शिमला आए हैं। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी परिवार और रिश्तेदारों के साथ शिमला आए हैं। बीते कल सभी शिमला के व्हाइट हेवन होम स्टे महली में रुके थे। बताया जा रहा है कि वे देर शाम करीब 9 बजे यहां पहुंचे हैं। धोनी के पहुंचने की खबर सुनते ही उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धोनी की एक झलक पाने को स्थानीय लोग और उनके प्रशंसक बेताब दिखे। धोनी ने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वहीं कुछ लोगों को महेंद्र सिंह धोनी से ना मिल पाने का मलाल भी रहा। कल ही आए हो शाम को यहाँ। तो आपने उनको देखा? बस ऐसे ही गाड़ी जाते हुए देखी हमने, बाकी तो ऐसे खास दिखे नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि धोनी आए हैं? बस यहाँ सिक्योरिटी वगैरह थी ना, थोड़ी पुलिस आई थी, तब बताया उन्होंने कि भाई धोनी आ रहा है। दोपहर को जब हम खेलने आए थे तब हमारे को पता लगा कि हम MS धोनी आ रहे हैं, तब से हम वेट कर रहे थे। फिर जब गाड़ी आई शाम जैसे को आई 7:30 के करीब आई वो गाड़ी और वो सारे अंदर को गए। फिर हम लोग ऐसी खुश होकर ऐसे चले गए घर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अभी हाल ही में नगर निगम को 2 और नई गाड़ियां प्रदान की गई थी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया था। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि जहां इन वाहनों से शिमला शहर स्वच्छता की दृष्टि से बेहतर बनेगा, तो वहीं स्वच्छता प्रतियोगिताओं में प्रथम हासिल करने के लिए भी अग्रसर होगा। वहीं सहब कर्मियों द्वारा हर वार्ड में स्टोर बनाए जाने की मांग पर महापौर ने कहा कि वे इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निगम की मासिक बैठक में उठाएंगे, ताकि सहब कर्मियों को अपना सामान रखने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान मिल सके। कॉरपोरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे को शिमला शहर को सफाई करने के लिए 4 मशीनें दी है। उन्होंने 2 मशीनें हमारे पहले दी है जो रोड स्वीपिंग का काम करती है, और हमने जो रोड स्वीपिंग के लिए उसको चालू कर दिया है। अभी फिलहाल ही 1 हफ्ते पहले उन्होंने 2 मशीनें और दी है, जिससे कि हम एक मशीन उन्होंने ऐसी दी है कि जो हमारा सीवरेज जो लाइनें ब्लॉकेज होती है और उसके लिए उन्होंने एक मशीन हमें दी है। वो 60 मीटर की दूरी तक जो नालियाँ ब्लॉक होगी, चाहे वो सीवरेज की होगी चाहे मिट्टी वगैरह से भरी हुई होगी, उसको साफ करेगी। दूसरी जो उन्होंने मशीन हमें दी है वो ये है कि सफाई तो करेगी, उसके अलावा जो हमारे रोड के साथ कोई पहाड़ी लगती है 50 मीटर की दूरी पर जो पहाड़ है, अगर उसमें घास उगा हुआ है तो उस घास को भी वो निकालेगी। तो ये 4 मशीनें हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे गरीब और जरूरतमंदों की मदद करके मनाया। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य ने भी राहुल गांधी के जन्म दिवस पर शिमला के साथ लगते सांगटी में गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों को राशन किट वितरित की। विक्रमादित्य ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीब और जरूरतमंदों की मदद और उत्थान के लिए हर संभव कार्य किया है और पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन पर चलकर कोविड से पैदा हुई आपदा की इस घड़ी में मानवता की सेवा में जुटा है। राहुल गांधी जी हम सबके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उन्होंने हमेशा गरीब के समाज के जो गरीब वर्ग है उनकी उत्थान के लिए, उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है और आज उनका 51st जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस द्वारा भी और कांग्रेस पार्टी द्वारा भी और सभी जो कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, विधायक हैं, अपने अपने इलाके में आज जो ज़रूरतमंद है उनको अनाज और बाकी ज़रूरत का सामान जो है वो दे रहे हैं। हमने पूर्व में भी हर अपने पंचायत में, हर इलाके में सैनिटाइज़र और कोरोना से लड़ने के लिए और सामग्री भी दी है और आज ख़ास रूप से जो हमारा यहाँ का शिमला का समर हिल का सांगटी का इलाका है, यहाँ पर आकर हमारे जो सभी यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, सभी सहयोगी हैं, साथी हैं, वो सब अपना योगदान दे रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरीके से जो हमारे समाज के गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, उनका समय समय पर हम सहयोग करने का प्रयास करते रहेंगे और इनकी आवाज़ को मजबूती के साथ हमेशा उठाने का प्रयास आने वाले समय में भी करते रहेंगे। गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की मांग को लेकर दिल्ली निवासी हरपाल सिंह राणा ने शिमला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों से विभिन्न राज्यों में इस मांग को उठा रहे हैं, जिस पर कई राज्य सरकारों ने सकारात्मक पहल करते हुए इस विषय पर शोध के लिए बजट अलॉट भी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए गए हैं, उसी तरह गिलोय को भी राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाना चाहिए। दिल्ली निवासी हरपाल सिंह राणा ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वे गिलोय को राज्य और राष्ट्रीय औषधि घोषित करने के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, नगर निगम शिमला की महापौर और उप महापौर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। हरपाल ने कहा कि ज्ञापन के जरिए उन्होंने प्रदेश सरकार से गिलोय को राज्य औषधि घोषित करवाने के लिए इसका प्रचार प्रसार करके नागरिकों को जागरूक करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पुष्प व राष्ट्रीय पक्षी केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा घोषित किया गया है, उसी तरह गिलोय को भी राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाना चाहिए। गिलोय जो है वो राष्ट्रीय औषधि घोषित हो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा राज्य औषधि घोषित हो। जिस प्रकार से अनेकों भारतीय फ्लैग है, भारतीय पक्षी है, भारतीय मतलब पुष्प है, ये घोषित किए गए हैं, राज्य के द्वारा भी बहुत से चिन्ह घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार से गिलोय भी राष्ट्रीय औषधि घोषित हो, इसके लिए हम शिमला में आए और हमने यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे, यहाँ की महापौर जो हैं उनसे, उप महापौर से और बहुत से साथी संस्थाओं से भी जो यहाँ पे काम कर रही हैं, जो जानकार हैं मेरी, उनसे भी इसमें हमने यहाँ पे सहयोग किया, उनसे सहयोग मांगा कि ये सहयोग राज्य स्तरीय औषधि घोषित करने में सहयोग दिया जाए। ये भारत सरकार के पास जो शोध हुए हैं, जो राज्यों ने शोध किए हैं और जो पेपर सबमिट हुए हैं, 16,000 पेपर इनके सबमिट हुए हैं भारत सरकार में, जो अलग अलग संस्थाओं ने और दूसरे व्यक्तियों ने सबमिट किए हैं, उनमें ये सिद्ध हुआ है कि तुलसी के मुकाबले भी गिलोय ज़्यादा उपयोगी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर की दूसरी जो बीमारी हैं उनके लिए, बुखार में, कोरोना में गिलोय बहुत ही ज़्यादा
उपयोगी साबित हुई है। तो इसलिए ये तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसको राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद और गरीबों की सेवा करके मनाया। कांग्रेसी नेताओं ने इस अवसर पर गरीब और जरूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइजर और फल बांटे। जिला युवा कांग्रेस शिमला शहरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राज्य भवन में जरूरतमंद लोगों को राशन किटें वितरित की। वहीं प्रदेश कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस पर गरीब बच्चों को कॉपियां, मास्क और फल वितरित किए। आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का 51वां जन्मदिन है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल की तरफ से यहाँ मिडिल बाजार स्थित जामा मस्जिद में हमने फ्रूट और सैनिटाइज़र बांटे और हम उनका जन्मदिन मनाते हुए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है और अपने आप को सुरक्षित रखें कोरोना से और इस महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है, ये संदेश देना चाहते हैं। गरीब बच्चों के साथ उनको कॉपियाँ वितरित कर, मास्क दिए हैं और फल वितरित कर मनाया है। हमारा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य लेकर हम चले हैं कि महीने में एक बार एक गांव में जाएंगे और जो भी वहाँ असहाय बच्चे हैं, जो भी होगा उनकी हर तरह से, जिस तरह से भी हर संभव जो है सहायता की जाएगी। और जो अपने राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन है वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन की शिमला शहरी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे देश में लोगों की सेवा निरंतर भाव से कर रहे हैं, उतना योगदान है उनका। उनकी सेवा भाव और समर्पण को देखते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण आलूवालिया जी, हिमाचल प्रभारी लाली जी बाजवा जी, प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी जी के निर्देश अनुसार जो इस कोरोना महामारी से प्रभावित हुए गरीब मजदूरों को आज राशन वितरण किया जाए। जिला हमीरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मिशन रक्षक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से लोगों को सावधान करना है। मिशन रक्षक महाअभियान के दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला की विभिन्न पंचायतों में जाकर लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बंदिशों के चलते कोरोना की स्थिति में काफी सुधार आया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा और अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर के कार्यकर्ताओं ने मिशन रक्षक अभियान के तहत कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और साथ में उन्हें बताया कि अपने बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाएं। और विद्यार्थी परिषद यह आह्वान करती है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और समय समय पर मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें। सिरमौर जिला के मैदानी इलाकों में इन दिनों धान की रोपाई का कार्य जोरों पर चला हुआ है। मानसून जल्द आने की वजह से इस बार धान की रोपाई भी जल्द शुरू हो गई है। वहीं धान उत्पादकों ने उम्मीद जताई है कि पहले के मुकाबले इस बार फसल ज्यादा अच्छी होगी। सिरमौर जिला का मैदानी इलाका धान के उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ हजारों बीघा भूमि पर धान की फसल उगाई जाती है। इस बार मानसून जल्द आने की वजह से धान की रोपाई भी जल्द ही शुरू हो गई है। धान उत्पादकों का कहना है कि इस बार धान की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। क्षेत्र के रुखड़ी, माजरा, धौला कुआं सहित संपूर्ण पांवटा साहिब घाटी में धान की रोपाई का कार्य जोरों पर है। उत्पादकों ने उम्मीद जताई है कि धान की फसल पहले के मुकाबले इस बार और अच्छी होगी। उत्पादकों का ये भी कहना है कि इस बार पहले के मुकाबले धान की फसल को उगाना मुश्किल हो गया है। एक तरफ डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, वहीं मजदूर भी महंगे दामों पर काम कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में भारी मात्रा में धान का उत्पादन होता है और किसान पड़ोसी राज्यों में धान को बेचते हैं। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों में धान बेचते समय उन्हें कई प्रकार की परेशानियां सामने आती हैं। इस साल जो है मानसून जो है 10-12 दिन पहले आ गया
उसकी वजह से ज़िम्मेदारों को बहुत राहत मिली, क्योंकि पानी की जो स्कैर्सिटी थी वो पूरी हो गई। और दूसरा जो है रोपाई इस समय हमारे रुखड़ी गांव में और या हम कह सकते हैं कि पोंटा वैली में टोटल रोपाई चल रही है। धान की फसल जो है बहुत अच्छी आने की उम्मीद है, अगर भगवान ने हमारी ज़िम्मेदारों की मदद की। और बेचने का जो है हमारे हिमाचल में FCI अभी तक नहीं ले रही है, कोई प्रोग्राम नहीं पब्लिश हुआ है कि भी मतलब जो है धान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। हमें बहुत मुश्किल होती है हरियाणा में ले जाने के लिए, कैरी चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा, और वहाँ पे हमें डिस्टेंस भी कवर ज़्यादा करना पड़ता है और जो है पेमेंट के लिए भी वेट करनी पड़ती है। जैसे हमारे सचिवाला पंचायत में कुछ भी नहीं तो 2-3 हज़ार बीघे में कम से कम लगता है। इस बार हमारे इधर धान का काम बहुत अच्छा हो रहा है और मानसून भी जल्द आ गया है, लेकिन बात यह है कि थोड़ा लेबर की भी दिक्कत आ रही है और थोड़ा सा काम में भी थोड़ी परेशानी भी आ रही है, क्योंकि पानी की भी कमी है थोड़ी हमारे इधर। बाकी काम बहुत अच्छा चल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में मिशन रक्षक अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक करने के साथ ही वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने शिमला की मजठाई पंचायत में जाकर लोगों को जागरूक किया। परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि मिशन रक्षक अभियान के तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव में जाकर ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लगाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज हमने पाया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अभी तक लोगों को बहुत अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे को मिले जिन्होंने वैक्सीन के लिए अभी तक पंजीकरण तक नहीं करवाया है। तो कहीं ऐसे बुजुर्ग भी हमारे को मिले जहां कई बुजुर्गों को 2-2 वैक्सीन लगी, वहां कई ऐसे भी हमारे को मिले जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगी, जिन्होंने पंजीकरण तक नहीं करवाया। तो ऐसे सभी लोगों की विद्यार्थी परिषद ने इस अभियान के तहत सहायता की है। तो आइए, मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सब मिलकर इस महामारी के खिलाफ इस अभियान के साथ जुड़े तथा कोरोना मुक्त भारत, कोरोना मुक्त हिमाचल बनाने के लिए हम सभी मिलकर एक सार्थक प्रयास करें। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।